गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे आज, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले पढ़ना है आपको कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम के बाद में पढ़ना है, थर्ड यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की। सेकेंड यूनिट थी इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी अणुकक्षक सिद्धांत है, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद में थर्ड यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक ही पार्ट है इसके अंदर, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बाद में क्या पढ़ना है आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन। ये एक एक नंबर में पूछी जाती है, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या रहेगी और स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन है वो इसमें क्या रहेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम की परिभाषा। तो स्पेक्ट्रम की 2-3 परिभाषाएं हैं, उसमें सबसे जो फर्स्ट परिभाषा है उसमें क्या लिखा जाएगा कि अलग अलग आवर्ती या फिर अलग अलग ऊर्जा वाले या फिर अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले, अलग अलग ऊर्जा या अलग अलग आवर्ती या अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलग अलग करके उनका जो डायग्राम लिया जाता है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी कि अलग अलग ऊर्जा वाली या अलग अलग आवर्ती वाली या अलग अलग तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अलग करके उनका लिया गया डायग्राम या चित्र स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये होगी इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। ईएमआर का मतलब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बाद में आती है स्पेक्ट्रम की सेकंड डेफिनेशन। तो इसमें क्या लिखा जाते हैं कि जब किसी भी प्रकाश को या फिर श्वेत प्रकाश को, जब व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है, प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो ये श्वेत प्रकाश में जो 7 कलर प्रेजेंट हैं वो अलग अलग प्रकार में अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाते हैं और इन सभी रंगों की वेवलेंथ और एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारने पर ये 7 अलग अलग रंगों की एक बैंड बनाते हैं, पट्टी बनाते हैं, इसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारने पर अलग अलग रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, बैंड प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 2 डेफिनेशन होगी। थर्ड डेफिनेशन इसमें ये रहेगी कि जब किसी भी पदार्थ में से, ये पदार्थ में क्या है, अणु या परमाणु उपस्थित है पदार्थ के, इस पदार्थ के ऊपर जब विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती हैं तो इस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या कण जो भी है वो इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करने के बाद में इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवर्ती या ऊर्जा तथा वेवलेंथ के बीच में जो संबंध दर्शाने वाले आरेख होते हैं उन्हें भी क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो थर्ड डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा कि जब किसी पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को डाला जाता है या गिराया जाता है तो उस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करने के बाद जो अवशोषित विकिरणें होंगी उनकी आवर्ती तथा ऊर्जा, आवर्ती या ऊर्जा इन दोनों में से कोई भी एक लेंगे, आवर्ती या ऊर्जा तथा वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य के बीच जो संबंध होते हैं उसे दर्शाने वाले आरेख स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। इस प्रकार से आरेख बनाएंगे, एक साइड में हम वेवलेंथ लिखेंगे, एक साइड में एनर्जी या फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन को दर्शाने वाला ये जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे आरेख बनेगा, उसे ही क्या बोलेंगे हम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी एक डेफिनेशन को हम स्पेक्ट्रम के लिए लिख सकते हैं। तो इसमें लास्ट वाली सही रहेगी। तो इसमें कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों को किसी पदार्थ के ऊपर डालेंगे तो ये पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन विकिरणों का अवशोषण करेंगे। अवशोषण करने के बाद में जो अवशोषित विकिरणें हैं, इन अवशोषित विकिरणों की आवर्ती या ऊर्जा तथा वेवलेंथ के बीच में संबंध दर्शाने वाले जो आरेख होते हैं उन्हें स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये रहेगी इसमें स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट का नाम भी क्या आपके
स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, देखिए यहाँ पे। तो इसमें लिखा जाएगा कि किसी भी पदार्थ के ऊपर विद्युत चुंबकीय विकिरणें गिराने के बाद में जो हमें यहाँ पे आरेख प्राप्त होगा ऊर्जा और वेवलेंथ के बीच में, उसे हम स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। इस स्पेक्ट्रम के अध्ययन से उस पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें डालने के बाद वहां पे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसे होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणें और पदार्थ में उपस्थित जो अणु है वो आपस में क्या करें, इंटरेक्शन कर रहे हैं, अंतर क्रिया कर रहे हैं, अंतर क्रिया के फलस्वरूप बन रहा है स्पेक्ट्रम। तो इसमें लिखा जाएगा किसी पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को डालने पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों तथा पदार्थ के अणुओं के बीच अंतर क्रिया से बनने वाले ग्राफ या स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उस पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की विधि स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ये रहेंगी इसमें स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रकार की मेथड हो गया, विधि होगी, जिसकी सहायता से हम पदार्थ की संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग रहेगी, इसमें 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी इसमें नाम आया था ना, विद्युत चुंबकीय विकिरणें किसी पदार्थ पे डाल रहे हैं, उसके क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हिंदी में बोला जाएगा इनको विद्युत चुंबकीय विकिरणें, और शॉर्ट में बोलते हैं इनको EMR, विद्युत चुंबकीय विकिरणें। ठीक है, तो ये जो विकिरणें थी विद्युत चुंबकीय विकिरणें, जिनको किसी पदार्थ के ऊपर डालने पर क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इनकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ने। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में बताया था। साइंटिस्ट का नाम रहेगा इसमें मैक्सवेल। तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए कि उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, प्रत्यावर्ती धारा, तो इसमें लिखा जाएगा उच्च आवृत्ति वाली, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट से निकलने वाली वे विकिरणें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं तथा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में भी एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो वे विकिरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती हैं। तो इसमें दो लाइनें लिखनी है आपको कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में सबसे पहले मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया। और क्या बताया मैक्सवेल ने, इसके अलावा ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें तो होती है ना, वो उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा के अलावा ये उच्च आवेशित यानी आवेशित पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, आवेशित कण, उनसे भी क्या होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं वो निकलती हैं। ठीक है, वैसे इसमें लिखा जाता है कि उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा से निकलने वाली वे विकिरणें जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती हैं तथा वहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में भी लंबवत होंगे और इस विकिरण के विकिरण होंगे, लंबवत होंगे, तो उन विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहा जाता है। देखें इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। सी लाइन याद रखना कि उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा या किसी भी आवेशित कण से निकलने वाली विकिरणें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं तथा वहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब वो विकिरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती हैं। इस प्रकार से डायग्राम बने, ये वाई एक्सिस बोले, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया।
ये रहेगा विद्युत चुंबकीय। ये जो अक्ष डायरेक्शन है ना, इसको हम लिखेंगे EMR, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ट्रांसमिशन डायरेक्शन या संचरण की दिशा। यानी इस डायरेक्शन में विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या कर रही है, संचरण कर रही है। यहाँ पे ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला जो फील्ड है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, उनकी दिशा विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र है वो आपस में भी एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तो ये विकिरणें क्या कहलाती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती हैं। इस प्रकार से इनको शो किया जाएगा। लिखें इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट स्टडी रहेगी स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे इसको रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। हिंदी में बोला जाएगा स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। इसमें देखें आप, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। इसमें देखें विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें EMR है। इनकी जो ऊर्जा होती है और इनकी आवर्ती, इनकी ऊर्जा को किस प्रकार से शो करेंगे, ऊर्जा क्या होती है, क्वांटिकल होती है, उसके अनुसार E इक्वल टू क्या आएगा, h²। अब न्यू का अपने को पता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ। तो इसकी जगह यदि हम C/λ रखें तो ये बनेगा hc/λ। इस समीकरण में E तो क्या है, एनर्जी, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्डा क्या यहाँ पे वेवलेंथ या तरंग दे रही है। अब इन तीनों समीकरणों में E समानुपाती है न्यू के, यानी ऊर्जा है विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा उसकी आवर्ती या फ्रीक्वेंसी के समानुपाती रहेगी। और वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के क्या होगी, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये वाला रिलेशन याद रखना है इसमें, ठीक है। ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती, और ये दोनों ही इसके क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक और आता है इसमें तरंग संख्या, वो तरंग संख्या भी क्या होती है, तरंग संख्या को म्यू बार से दर्शाते हैं। क्वांटम वाली यूनिट में इन सभी की डेफिनेशन लिखाई हुई, ये होती है वेव नंबर या तरंग संख्या। ये इनके क्या रहेगी, समानुपाती, और वेवलेंथ के क्या रहेगी, व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। अब इस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ऊर्जा की जगह तो प्रयोग करेंगे आवर्ती का। ऊर्जा दर्शाने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा दर्शाने के लिए आवर्ती का यूज करेंगे, और उनकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ दर्शाने के लिए वहां पे तरंग संख्या या वेव नंबर का यूज किया जाता है। तो ऊर्जा दर्शाने के लिए आवर्ती का, और वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य दर्शाने के लिए वहां पे वेव नंबर है, तरंग संख्या, इसका यूज किया जाएगा। तीनों आपस में समानुपाती और इसके क्या रहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें आप, अब स्पेक्ट्रम के क्षेत्र हैं जैसे यूवी, विजिबल, IR, उनका ऑर्डर किस प्रकार से रहेगा वो देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी आएंगी, कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे, या फिर इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, गामा रेज भी बोल सकते हैं। गामा रेज के बाद में आती है यहाँ पे एक्स रेज, एक्स रेज के बाद में आएंगी अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट के बाद में आएंगी विजिबल, पैराबैंगनी है ये, अल्ट्रा वायलेट पैराबैंगनी विकिरण है। और ये हो जाएगा विजिबल का मतलब हो जाएगा दृश्य क्षेत्र। इसके बाद में आएगा IR, IR के बाद में आएगा माइक्रोवेव रीजन, और माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। और इसके बाद में लास्ट में कौन सी आती हैं, रेडियो वेव या रेडियो तरंग वो आती हैं। इस प्रकार से 6-7
रीजन रहेंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें ये रिलेशन बताना है कि ऊर्जा और वेवलेंथ का ऑर्डर किस प्रकार से रहेगा, इसमें ये है। अब इसमें इस साइड चलने पे ऊर्जा क्या होती जा रही है, इस साइड चलेंगे ऊर्जा क्या ऑर्डर क्या रहेगा, वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा, वेव नंबर का क्या रहेगा और लैम्डा का क्या रहेगा। इन चारों का ऑर्डर इस साइड चलने पे कॉस्मिक रेज या गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ चलने पर इनका जो ये रीजन आएगा, इन चारों की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इस साइड चलने पे एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। आवर्ती समानुपाती है ऊर्जा के, जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो आवर्ती भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेव नंबर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये वेवलेंथ है वो इन दोनों के समानुपाती है। तो जब एनर्जी इस साइड चलने पे डिक्रीज हो रही तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेवलेंथ क्या रहेगी यहाँ पे, इंक्रीज रहेगी। ये वाला आपको क्या करना है, याद करना है। इसमें इस वाले की पूछ जाती है वेवलेंथ इसकी और इसकी, इन दोनों की। इनमें जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो क्या रहेगा, वैल्यू देख लो। इसकी होती है लिमिट 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक की, और विजिबल की रहेगी 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक की। आप IR वाली माइक्रोमीटर में शो करते तो ये 15 माइक्रोमीटर तक की रहेगी। तो इन दोनों की पूछ रहे ना, पैराबैंगनी क्षेत्र की वेवलेंथ प्रास कितनी है, तरंगदैर्घ्य सीमा, तो 200 से लेकर 400 नैनोमीटर, और विजिबल वाले की रहेगी 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर के बराबर रहेगी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें स्पेक्ट्रम के प्रकार। जो स्पेक्ट्रम बनता है या स्पेक्ट्रा बोलते हैं इसको, वो कितने प्रकार का रहेगा, ये पढ़ना है यहाँ पे। तो आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रा बोले, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम बनता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का रहेगा आपके। एक तो होगा इमिशन स्पेक्ट्रा, जिसको हिंदी में बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिसे हिंदी में बोला जाएगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रा बनेगा आपके पदार्थ के अणुओं की और विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आपस में अंतर क्रिया होने से बनने वाला स्पेक्ट्रा है वो दो प्रकार का रहेगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा। ठीक है, देखिए इसमें टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा में लिखेंगे सबसे पहले कि स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होंगे, दोनों के नाम। फर्स्ट रहेगा इसमें इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, हिंदी में बोलेंगे इसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। और सेकंड रहेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिसे हिंदी में बोला जाएगा अवशोषण स्पेक्ट्रा। दोनों को बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में देखो क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा जब किसी भी पदार्थ को हम ऊर्जा देंगे, कोई भी एक सब्सटेंस है इसके अंदर इसके अणु या परमाणु उपस्थित हैं, जब हम इस पदार्थ को बाहर से ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उस एनर्जी किसी फॉर्म में दें, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में हम इसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो इस ऊर्जा का अवशोषण इस पदार्थ में उपस्थित ये परमाणु है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाए कि जब किसी पदार्थ को हम ऊर्जा देंगे बाहर से, तो उस पदार्थ में उपस्थित जो अणु है उस ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। अवशोषण करने के बाद में ये क्या हो जाएंगे, उच्च ऊर्जा वाले अणु बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऊर्जा ग्रहण कर लिया। अब ये उच्च ऊर्जा वाले अणु क्या है कि अस्थायी हो गए ऊर्जा ग्रहण करके, तो ये अणु वापिस स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये अणु क्या करेंगे, अवशोषित की गई अतिरिक्त ऊर्जा को ये उत्सर्जित कर देंगे। ये जो पदार्थ में उपस्थित मॉलिक्यूल हैं, अणु परमाणु या आयन जो भी हैं,
वो पहले तो इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे, बाद में ये अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। अब इन अणुओं से उत्सर्जित होने वाली जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो यहाँ से होती हुई किस में जाएगी, डिटेक्टर में जाएगी। डिटेक्टर से होते हुए आगे ये रिकॉर्डर में जाती है, और रिकॉर्डर के अंदर जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ प्राप्त किससे होगा, स्पेक्ट्रम, सॉरी रिकॉर्डर से क्या होता है, यहाँ पे एक ग्राफ है वो प्राप्त होता है। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी कि जब किसी पदार्थ को हम ऊर्जा देते हैं तो उस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन उस ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। उसके बाद ये उच्च ऊर्जा वाले अणु, परमाणु या आयन इस अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, और इनसे उत्सर्जित होने वाली जो ये ऊर्जा विकिरणों के रूप में उत्सर्जित होगी ये ऊर्जा, और ये जो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विकिरणों के रूप में डिटेक्टर में जाएगी। डिटेक्टर से होते हुए इसको रिकॉर्डर में भेजा जाता है, और रिकॉर्डर के अंदर जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उच्च ऊर्जा वाले अणु, परमाणु या आयनों ने जो विकिरणें उत्सर्जित की हैं उन्हीं विकिरणों से ये ग्राफ हमें प्राप्त हुआ है, इस कारण से इसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। बनाए इसको। उसके बाद सेकंड में आएगा, इसके अंदर उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के बाद में सेकंड रहेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हिंदी में हम बोलेंगे इसको अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा कि जब किसी भी अणु, परमाणु या आयन को हम ऊर्जा देते हैं, यानी किसी भी पदार्थ में से हम विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाल रहे हैं इस पदार्थ के ऊपर, तब ये पदार्थ क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जब इस पदार्थ में से डालेंगे हम, तो इस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन इनमें से केवल कुछ ही विकिरणों का अवशोषण करते हैं, सभी विकिरणों का अवशोषण नहीं करेंगे। तो जब किसी पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को डाला जाता है तो उस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन उनमें से कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं, जबकि शेष विकिरणों को वे अपने में से बाहर निकाल देंगे। कुछ विकिरणों का अवशोषण करेंगे, बची हुई विकिरणें पदार्थ में से होते हुए डिटेक्टर में जाएंगी, डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाएंगी, और रिकॉर्डर में जाने से यहाँ पे जो ग्राफ प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि जब किसी पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती हैं तो उस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन उन विकिरणों में से कुछ विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं, जबकि शेष विकिरणें उस पदार्थ में से निकलकर डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं। तो रिकॉर्डर में जो ग्राफ प्राप्त होता है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये रहेगा आपका टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, इन स्पेक्ट्रा के प्रकार है वो कौन कौन से रहेंगे। उसके बाद इसमें आएगा क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से हम उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा है उसकी व्याख्या वो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से, क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आप हिंदी में लिखेंगे इसकी हेडिंग क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से अवशोषण तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे दो लेवल बनाए जाएंगे एनर्जी के, इसको हम En से लिख देंगे और इसे हम क्या लिखेंगे, Em से लिखेंगे, यानी एनर्जी इस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे लिखी जाएगी आपकी एनर्जी, एनर्जी बढ़ रही है तो Em क्या है, हाई एनर्जी वाला लेवल है, उच्च ऊर्जा वाला स्तर है, और En रहेगा इसमें निम्न ऊर्जा वाला स्तर। ऐसे ही En और Em है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई भी कण उपस्थित है, इस कण को जब हम इन दोनों ऊर्जा स्तरों, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, इतनी ऊर्जा यदि हम इस कण को देंगे तो ये कण यहाँ निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो हम इसको क्या दे रहे हैं, इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा हम फोटोन के द्वारा दे देंगे। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित कण को
ऊर्जा देने पर यदि वह कण उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो उस समय जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर अणु पार्टिकल ने क्या किया? ऊर्जा का अवशोषण किया है, तो ऊर्जा के अवशोषण से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रा अवशोषण स्पेक्ट्रा कहलाता है। इसमें क्या लिखा जाएगा? मान लीजिए कोई अणु पहले से ही उच्च ऊर्जा स्तर पे उपस्थित है, इसको निम्न ऊर्जा स्तर पे आना है, तो ये अणु क्या करेगा? इन दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा के बराबर, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा का जो अंतर है इन दोनों के बीच का, उतनी ऊर्जा का ये पार्टिकल क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। यहाँ पे अवशोषण कर रहा है ये पार्टिकल, जबकि यहाँ पे ये पार्टिकल उच्च ऊर्जा स्तर पे उपस्थित है, इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तब ये पार्टिकल निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाएगा। अब इस पार्टिकल ने क्या किया? ऊर्जा का उत्सर्जन किया है, इस कारण से इसका नाम रहेगा इमिशन स्पेक्ट्रा। हिंदी में बोला जाएगा इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, और ये रहेगा यहाँ पे अवशोषण स्पेक्ट्रा। इसलिए यहाँ पे प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करने से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वो अवशोषण स्पेक्ट्रा कहलाएगा, और प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन करने से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाएगा। ये रहेगी यहाँ पे उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा की क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से व्याख्या। उसके बाद देखें इसमें नेक्स्ट नोट लगा के लिखें आप कि कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ को जब ऊर्जा दी जाती है बाहर से तो उस पदार्थ में 3 परिवर्तन होते हैं। किसी भी पदार्थ को जब बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो जब उस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन उन ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, उन विकिरणों का अवशोषण करते हैं, तो पदार्थ में 3 परिवर्तन होते हैं। उन तीनों का नाम रहेगा, पहला परिवर्तन रहेगा इसके अंदर कि मोलिक्यूलर रोटेशन होगा वहां पे, यानी कि उन अणुओं में घूर्णन हो सकता है। सेकंड रहेगा मोलिक्यूलर वाइब्रेशन हो सकता है, अणुओं में कंपन हो। और थर्ड रहेगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? जब किसी भी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो उसके अंदर उसमें उपस्थित जो परमाणु या अणु है उनमें 3 परिवर्तन होंगे। हो सकता है वहां पे अणु क्या कर रहे हो? घूर्णन करें, उस ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद हो सकता है अणु कंपन करें, हो सकता है अणु क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण करें। इसकी हिंदी रहेगी आणविक घूर्णन, आणविक कंपन और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अब आणविक घूर्णन इन तीनों से रिलेटेड क्या होती है? एनर्जी होती है, रोटेशन की एनर्जी, वाइब्रेशन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी। तो यहाँ पे इन तीनों प्रकार की प्रोसेस है, इससे जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी, ELE से लिख दिया। उससे कम होगी वाइब्रेशन वाली एनर्जी, और उससे कम रहेगी रोटेशनल वाली एनर्जी। ये एनर्जी का ऑर्डर है, उसे इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। और इस पदार्थ ने जब ऊर्जा का अवशोषण किया, 3 प्रकार के परिवर्तन रहे हैं, तो इस पदार्थ की जो कुल ऊर्जा रहेगी E टोटल एनर्जी, वो इन तीनों ऊर्जाओं का क्या रहेगी? योग रहेगी। तो इसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्लस में E वाइब्रेशनल प्लस में E रोटेशनल। तो जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दे देंगे हम बाहर से तो उस पदार्थ की जो कुल ऊर्जा होगी वो इन तीनों ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। इन तीनों में से एक तो ये है E इलेक्ट्रॉनिक, एक लिखा है हमने E वाइब्रेशनल और एक लिखा है E रोटेशनल। इन तीनों का ऑर्डर ये रहेगा, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉनिक वाले की, उससे कम वाइब्रेशनल की, उससे कम रोटेशनल की। E इलेक्ट्रॉनिक में क्या लिखा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये रहेगी एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन कंपन की ऊर्जा, और ये रहेगी यहाँ पे एनर्जी ऑफ रोटेशनल यानी घूर्णन की ऊर्जा। ठीक है।
तो ये आपको नोट लगा के लिखना है। किसी भी पदार्थ को ऊर्जा दी जाएगी तो उस पदार्थ में उपस्थित जो अणु है वो जब इस ऊर्जा का अवशोषण करेंगे उसमें निम्नलिखित 3 प्रकार के परिवर्तन होंगे: आणविक घूर्णन, आणविक कंपन और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो किसी भी पदार्थ की कुल ऊर्जा इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग होगी। ये योग लिख दिया। अब तीनों ऊर्जा कौन कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की ऊर्जा, ये कंपन की ऊर्जा, घूर्णन की ऊर्जा। और इन तीनों ऊर्जाओं का क्रम ये रहेगा कि कौन सी ज्यादा और कौन सी वाली कम है। तो ये 3-4 बातें जो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद देखें जो स्पेक्ट्रा होते हैं ना, स्पेक्ट्रम बनते हैं, सारे के सारे स्पेक्ट्रा है वो संपन्न नहीं होते हैं। उनमें से कुछ स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो हमेशा ही एक रूल है जिसको फॉलो करेंगे, उस रूल का नाम रहेगा सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखे आप सिलेक्शन रूल। अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल क्या होते हैं? अलग अलग होता है। एक साथ में कॉमन पढ़ें तब लिखें इसके अंदर चयन नियम। यदि किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जाम में क्वेश्चन यह है कि घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए चयन नियम लिखे या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए चयन नियम लिखे, तब तो लिखना है अलग से। लेकिन सीधे यदि ये आए एक नंबर में कि चयन नियम या सिलेक्शन रूल को लिखिए, तब इसमें क्या लिखना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने भी स्पेक्ट्रम बनते हैं वो सभी स्पेक्ट्रम अनुमत स्पेक्ट्रम नहीं होते हैं। एक दो प्रकार के स्पेक्ट्रम बनते हैं। एक तो होते हैं अलाउड संक्रमण, जो होते हैं ना संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लिखा था उसी से क्या बनते हैं? स्पेक्ट्रम बनते हैं। तो जो संक्रमण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो रहेगा उसमें अनुमत संक्रमण यानी अलाउड ट्रांजिशन, और एक रहेगा प्रतिबंधित संक्रमण। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या संक्रमण दो प्रकार के होंगे। इनमें से अनुमत संक्रमण आसानी से संपन्न हो जाते हैं, जबकि प्रतिबंधित संक्रमण आसानी से संपन्न नहीं हो पाते हैं। अब हम देखें कि कौन से संक्रमण अनुमत है, कौन से संक्रमण प्रतिबंधित है। तो ये सब बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिलेक्शन रूल का यूज वो करते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि किसी भी अणु को ऊर्जा देने पर उसमें होने वाले सभी संक्रमण है वो अलाउड नहीं होते हैं। कुछ संक्रमण प्रतिबंधित भी होते हैं तथा ये संक्रमण चयन के नियम का पालन करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि चयन का नियम या सिलेक्शन रूल क्या होते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि इस नियम के अनुसार वे संक्रमण जो सिलेक्शन रूल को या चयन नियम का पालन करते हैं वे अनुमत संक्रमण कहलाएंगे, जबकि वे संक्रमण जो सिलेक्शन रूल का पालन नहीं करते हैं वे प्रतिबंधित संक्रमण कहलाते हैं। अब सिलेक्शन रूल है वो क्या रहेगा? तो सिलेक्शन रूल रहेगा आपका डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये रहेगा सिलेक्शन रूल। ठीक है, सिलेक्शन रूल क्या है? डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, जहां पे एल रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी डिंगसी क्वांटम नंबर है वो लिखा जाएगा यहाँ पे डेल एल की जगह। डेल का मतलब क्या है? जिन दो भी एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है उन दोनों की जो एल की वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, उसमें जो डिफरेंस आएगा वो या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। तब तो वे क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहे हैं। तब तो वे संक्रमण क्या कहलाएंगे? अनुमत संक्रमण कहलाएंगे। तो यदि किसी संक्रमण में डेल एल की वैल्यू या दोनों एनर्जी लेवल की एल की वैल्यू +-1 के अलावा कुछ भी हो, चाहे 0 हो, चाहे +2 +3 कुछ भी हो, तो वे सिलेक्शन रूल का पालन नहीं करेंगे। तब वे सारे के सारे प्रतिबंधित संक्रमण कहलाते हैं। कौन से संक्रमण प्रतिबंधित है, कौन से वाले अलाउड है वो पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखें इसमें सिलेक्शन रूल याद करना, सिर्फ इतना याद रखना इसमें डेल एल इज इक्वल टू +-1 ये रहेगा सिलेक्शन रूल। इसको फॉलो करेंगे अनुमत, फॉलो नहीं करेंगे प्रतिबंधित संक्रमण। और एल रहेगा यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये याद रखना इसमें एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एस कक्षक के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, ये रहेंगी एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू। ये याद रखना, इससे निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सारे के सारे जो भी अनुमत संक्रमण है वो लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्टेड संक्रमण। ठीक है, अनुमत संक्रमण कौन कौन से होंगे? जो एस से पी में होने वाले संक्रमण,
पी से डी में होने वाले संक्रमण और डी से एफ में होने वाले संक्रमण, चाहे एस से पी में जाए इलेक्ट्रॉन, चाहे पी से एस में जाए, क्योंकि प्लस माइनस दोनों वैल्यू है यहाँ पे। एस से पी में गया +1, पी से एस में आया -1, तो +1 आए -1 आए, दोनों ही डेल एल की वैल्यू आ रही है। एस की वैल्यू क्या है 0, पी की वैल्यू क्या है 1 है, तो डिफरेंस क्या है +-1 है। पी और डी में डिफरेंस क्या है +-1 का, डी और एफ में डिफरेंस क्या है +-1 का है। तो ये तीनों ही संक्रमण क्या कहलाएंगे, अनुमत संक्रमण कहलाएंगे। अब प्रतिबंधित संक्रमण देखो, एस से एस, पी से पी में जाना, डी से डी का और एस से डी का, ये सारे क्या कहलाएंगे, प्रतिबंधित। क्योंकि एस से एस 0 से 0 में जाना, डिफरेंस डेल एल का 0 आएगा तो भी ये सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तब भी क्या कहलाएगा, प्रतिबंधित संक्रमण कहलाएगा। पी से पी में 0 अंतर आ रहा है डेल एल का, यहाँ भी 0 आ रहा है, सॉरी ये डी है, यहाँ भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तीनों के लिए ही डेल एल की वैल्यू 0 आ रही है, तो तीनों ही प्रतिबंधित संक्रमण है। तो एस से डी में या डी से एस में देखो, एस के लिए वैल्यू 0, डी के लिए क्या है 2 है, तो 0 एस से डी में जाएंगे +2 का डिफरेंस है, डी से एस में आएंगे -2 का डिफरेंस है, होना चाहिए +-1 का डिफरेंस, तो +2 -2 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये भी क्या है, प्रतिबंधित संक्रमण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से देखने हैं आपको कि अनुमत संक्रमण कौन से हैं इसमें और प्रतिबंधित संक्रमण है वो कौन से रहेंगे। तो एक टेबल और देखो, इसमें अनुमत और प्रतिबंधित संक्रमण की, यहाँ से स्टार्ट करें 1s 2s 2p 3s 3p, सिर्फ अनुमत वाले बनाने इस साइड कि अनुमत संक्रमण है वो कौन कौन से, वो बनाने। तो 1s से 2p में तो नहीं जाएगा, 1s से 2s से कहाँ गया 2p में गया, और 1s से 2p में भी चला जाएगा, और 2p से अब 2s से कहाँ चला जाएगा 3p में चला जाएगा, 3s से 3p में चला जाएगा। तो ये सारे क्या है इसमें अनुमत संक्रमण, सिर्फ डेल एल की वैल्यू याद रखना है। इसी में यदि हम प्रतिबंधित संक्रमण बनाए तो उसको कैसे बनाएंगे, 1s 2s 2p 3s 3p तक बनाए ना, तो 1s से 2s में जाना प्रतिबंधित संक्रमण है, 2s से 3s में जाना प्रतिबंधित संक्रमण है, 2p से 3p में जाना प्रतिबंधित संक्रमण है, s से s pp में जाना क्या है प्रतिबंधित, और s से p में जाना क्या है यहाँ पे अलाउड ट्रांजिशन। ये रहेंगे आपका सिलेक्शन रूल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना है।